बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अगला लाहे-अमल क्या अपनाया है, सेनेट इलेक्शन के हवाले से तदाबीर क्या है और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद की बात करती है तो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद का कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा। हम अपने उठाए गए इकदामात पर यू टर्न नहीं ले रहे, बल्कि अपनी बुनियादी हिकमत अमली में थोड़ी सी तरतीब में फर्क लेकर आए हैं और वो जो फर्क है वो किस हवाले से अमल पैरा होगा और उस पर आने वाले दिनों में मजीद क्या बातचीत होगी, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान नून के रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, तहरीक अदम एतमाद के आजकल काफी चर्चे हैं। ये फॉरेन फंडिंग केस, ब्रॉडशीट जो है, ये रोजमर्रा की अब बातें होंगी, चलती रहेंगी, इस पर भी जिक्र करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे तहरीक अदम एतमाद की बात कर लेते हैं जो एक जमहूरी रास्ता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर में। तो आपकी नजर में अगर इस जमहूरी रास्ते को अपनाया जाए तो क्या कुछ हासिल नहीं होगा अपोजिशन को? हजूर, एक पहली बात तो मैं आपका एहसानमंद हूँ, शुक्रिया आपका, आपने मुझे याद कर लिया। असल देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, ये बड़ी एक सादा सी मिसाल है। मतलब एक घर में अगर अफराद हों, उनका अपने सोच भी काफ़ी मुख्तलिफ होती है और ये बड़ी एक हेल्थी सोच होती है कि आप आपस में इख्तलाफ भी करते हैं, अपनी सोच को एक दूसरे के साथ आप ट्रांसफर भी करते हैं, उस पर डिस्कस भी करते हैं। तो इसमें चूंकि पीडीएम में काफ़ी सियासी जमातें हैं, हर सियासी जमात की अपनी अपनी एक सोच है, अपनी अपनी एक लाइन है, उस पर वो बात करते हैं और जब इकट्ठे होते हैं तो फिर उस पर डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और जिसके मौक़िफ़ में ज़्यादा मजबूती होती है, लोग फिर उसकी बात को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अपनी जगह, नून लीग का अपनी जगह, मौलाना फजलुर रहमान का अपनी जगह, एएनपी और बाकी जुमला जमातें जो उनका अपने मौक़िफ़ है और जब वो उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, आपस में वो तय करेंगे। अगर फर्ज कीजिए कि पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में एक दम है या उसमें मजबूती है तो उसकी बात को टो कर लिया जाएगा। असल जो बुनियाद है इस मुल्क और मुल्क के 22 करोड़ अवाम को इस चुंगल से आज़ादी दिलवाना। अब देखें, मैं ये नहीं कि मैं एक अपोजिशन में हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें आप देखें, आप एक आम आदमी से पूछ के देख लीजिए, तो आम आदमी भी इस वक्त अपनी जात को लेके, अपने घर को लेके, अपने करबो जवार को लेके, अपने अजीज़ो कारब को लेके परेशानी के आलम में है ना। तो अब इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मैं एक और इसमें चलते चलते मैं एक और आपको डिस्कस कर लूँ। चलिए, अब 2.5 साल का अरसा या 3 साल का अरसा या 3.25 साल का अरसा बहुत होता है जिसमें आप कम से कम ये आपको महसूस हो जाता है कि आप कौन सी लाइन पे आप चल रहे हैं। क्या वो जिस पे आप रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता बेहतरी का रास्ता है? क्या उस रास्ते पे चलते हुए एक दिन आप बेहतरी की तरफ निकल सकेंगे? लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। झूठ पे मबनी आपकी, शेख साहब, आपने कहा कि सियासी जमातें हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है और आप चाहते हैं कि इस हुकूमत से निजात हासिल की जाए। पीडीएम का जब इजलास हुआ, मुतफिका तौर पर तमाम जमातों ने बहस, तकरार, आपस में सलाह मशवरे के बाद एक 26 निकाती आपने एजेंडा दिया, 26 निकात दिए। उन 26 निकात में से एक निकात ये भी था कि रबड़ स्टैंप ये असम्बलियाँ हैं, हम अब हुकूमत से ताउन भी नहीं करेंगे और इस असम्बलियों को नहीं मानते। ये आपका उसमें मौजूद है। अब मुझे बताएं, उसी असम्बली के, उसी पार्लियामेंट के जिसके लिए सब कहते थे पार्लियामेंट से रजू करें, उसी इजलास में आज आप लोग गए भी हैं। एक आज की मैं आपको ताज़ा तरीन, ये इजलास बुलाया गया जुमे को बुलाया गया, हफ्ता इतवार छुट्टी, उसके बाद पीर को इजलास हुआ, उसके बाद आज इजलास हुआ। आप हैरान होंगे कि बुध जुमेरात फिर छुट्टी, फिर जुमे को, फिर हफ्ता इतवार छुट्टी। ये आप मुझे बताएं कि मैं बहसीयत कौमी असम्बली, चलिए मेरा इंटरेस्ट है यार, ठीक है, मेरा तो दिल लग रहा है, कर दीजिए, लेकिन आप अपने सच बताएं कि ये कोई तरीका, ये हुकूमत चलाने का तरीका है, ये इस मतलब पार्लियामेंट को चलाने का तरीका, इस अदारे को आपने मजाक नहीं बनाया हुआ। ये मजाक नहीं है कि आप हफ्ते में 2 दिन काम करें, बड़ा थक गए यार आप लोग। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह
ये है दो बुनियादी वजह जो मैं समझ पाया हूं। पहली बात कि आपको दिलचस्पी कोई नहीं, हाउस चले ना चले, हाउस में इजलास हो ना हो, आवाम की बात की जाए ना की जाए, आपको कोई दिलचस्पी नहीं। एक दूसरा जो मैं समझ पाया हूं ये है कि आपके पास बिजनेस नहीं है, हाउस बिजनेस नहीं है आपका। हुकूमत के पास शेख साहब आपकी बात ऐसा दुरुस्त कोई हो गई, काम नहीं है आपकी जिसको बात आप दुरुस्त हो गई, जो आप करके- कह रहे हैं दुरुस्त होगी। क्या अपोजिशन के पास कोई दिलचस्पी है? क्या अपोजिशन के पास कोई ऐसा एजेंडा है जो आज इजलास में गए हैं और पूरे आज इजलास जो हुआ है आज उसमें का- मुझे कोई एक चीज दिखा दें जो अवामी आज तवज्जो का के? सुने दे, मैं आप अगर मुझे इजाजत दे दें तो मैं जी। आपको अभी अपने यहां से कागज उठा के आपके सामने रख देता हूं कि टोटल बिजनेस जो था आज जो प्राइवेट मेंबर पे था और टोटल बिजनेस जो था वो आपकी ऑपोजिशन का था और मुख्तलिफ बड़े अहम जो मसाइल थे उस पे बिजनेस आपने दिया हुआ था। मैं यही आपको देखें, आपके पास आती है तस्वीर का एक रुख। और दूसरी बात आप याद रखें कि हाउस को चलाना, हाउस में बिजनेस लेके आना, हाउस में लॉ मेकिंग करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ऑपोजिशन की जिम्मेदारी होती है कि उस बिजनेस पे, उस लॉ मेकिंग पे, उस मसाइल पे अपनी आरा देना और निशानदही करना कि कौन सी चीज जो है इस मुल्क में मुल्क के लिए और मुल्क के अवाम के लिए जरूरी है। तो जब आप बात सुनने को तैयार ही नहीं है, जब जरा सी थोड़ी सी प्रेशर जब आएगा तो आप एडजन कर देते हो इजलास। शेख साहब हम आपकी बात की वो तो आपके तायीद हाथ करते में है हैं, ना, मैं वो कोई तो सवाल बैठे हुए उठाऊंगा तो फिर हमें ही हदफ तनकीद बनाया जाता है कि ऑपोजिशन पे ये जो सहाफी बरादरी है ये सवाल उठाने लगती है। बतौर अवाम एक सवाल है, अगर तो आप हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं और पुरज़्म है और आपके पास एग्जीक्यूशन का लाहे अमल भी मौजूद है तो फिर एग्जीक्यूट नहीं करते, अवाम के लिए कोई बेहतर रास्ता क्यों नहीं तख्लीक करते? जब दूसरी तरफ अगर रास्ता नहीं है तो फिर बैशिंग ही कर लें, बैशिंग 2023 तक होती रहे। मैं फिर अब देखें, आज मैं एक और आपसे अर्ज करता हूं, एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है रोजाना की बुनियाद पर एक तस्वीर जो है उसको ट्विटर पे लगा दिया जाता है, सोशल मीडिया पे लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लगा जाता है, प्रिंट मीडिया पे वो तस्वीर जो है वो अवेजा कर दी जाती है ताकि आप डर जाएं। वो तस्वीर इसलिए नहीं अवेजा की जाती कि उसमें ये कोई तय किया जा रहा है, कोई पाकिस्तान के मसाइल के मतलब बात हो रही है, कोई पाकिस्तान के डिफेंस के मसाइल की तरफ बात हो रही है, कोई लॉ एंड सिचुएशन पे बात हो रही है। वो ऐसा कोई कैप्शन नहीं होता। उसका मकसद ये होता है कि आप डर जाएं। अगर आप नहीं डरे तो इस तस्वीर को देख के मजीद अगले चंद दिनों के लिए आपके अंदर खौफ पैदा हो जाए। अब अगर ऐसी तरह आप हुकूमत चलाना चाहते हैं या आप इस तरह ही करना चाहते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऑपोजिशन जो कुछ कर रही है, जो वो लाइमा अमल तैयार कर रही है या जिस लाइन पे वो काम कर रही है वो को गलत कर रही है। मेरे ख्याल में ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा अगर आप इस वक्त भी अगर आप खामोश रहते हैं, बात नहीं करते, आवाज बुलंद नहीं करते, तो मेरे ख्याल में शायद तारीख शेख साहब इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं इससे थोड़ा सा अदम इत्मीनान की तहरीक की बात हो रही है। ज्यादा आगे निकल जाइए। नहीं, मैं ज्यादा आगे नहीं निकलता जी, आगे उतना ही निकलेंगे जितना आप हुक्म करेंगे। अदम इत्मीनान की तहरीक की बात हो रही है, क्या अदम इत्मीनान की तहरीक ला रहे हैं? धमकी है इस्तीफों की तरह और आ रही है तो कब तक आ रही है? मैं आपको अर्ज करूं, इसमें मैं तो उस पोजीशन में या उस हैसियत में नहीं हूं कि मैं आपसे ये बात कह सकूं कि जी अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। ये तो पीडीएम में अपने उस मीटिंग में जो उनकी आप बैठक होगी उसमें वो तय करेंगे कि कब क्या और कैसे। अगर सारी जमातें उस पर इत्तफाक कर लेती हैं, मुत्तफिक हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद अच्छा एक और मैं आपको बताऊं, जब तहरीक अदम एतमाद की तहरीक को लाना मकसूद होगा तो ये ज़हन में रखें कि उसके बाद आपको अमली तौर पर नजर आएगा आपको एक्टिविटीज। अब क्या एक्टिविटीज? आपको ये नजर आएगा कि जो आपकी सियासी जमातें, जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, एक हाथ को छोड़ के जो एक
शख्सी सियासी जमात है, उनको छोड़ के बाकी जो लोग जिनकी वजह से, जिनके सहारे से, जिनकी बैसाखियों पे ये हुकूमत कायम है, जब आप उनको कन्विंस करने चलेंगे, जब आप उनके साथ राबत बढ़ाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि अनकरीब ये बात जो है वो आपके मंजर आम पे आने वाली है। लेकिन शेख साहब वो तो कोशिश कर ली गई ना, MKM के साथ बार बार रवाबित करके कोशिश कर ली गई, पंजाब के अंदर चौधरी बरादरान से भी राब्ते किए गए, लेकिन जी मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि अभी आपको कोई ऐसा राब्ता नजर आया कोई? नहीं, अगर मैं जाती तौर पे मैं अपनी जाती हैसियत में, मैं अपनी जाती हैसियत में MQM से भी मिलता हूँ, मैं चौधरी साहबान से भी मिलता हूँ, वो तो मेरी अपनी जाती हैसियत है ना। मैं अगर जाती हैसियत से उनसे मिलता हूँ तो ये मैटर, ये नहीं उसका आप इसका मतलब हम कह सकते हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल शेख साहब जो आप कहना चाह रहे हैं कि अभी वो राब्ते नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब अदम इत्मीनान अभी दूर दूर तक। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मुझसे ज्यादा नहीं, दूर दूर देखें, मैंने आगे ही आपसे कहा था इतनी दूर ना निकल जाइएगा। यहाँ पे जो फैसले होते हैं ना, ये बात ज़हन में रखें कि फैसले इतने लंबे नहीं होते। फैसला किसी दिन भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। चले, आपकी मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल हुआ था, दूरी का लफ्ज आप निकाल दीजिए। चले दूर का लफ्ज निकाल लेते हैं, चंद दिनों बाद लगा देते हैं जी। जो ये हम आप ही जो सियासी जुबान है उस पर हम कह देते हैं, हम सहाफती जुबान में नहीं कहते। कल आपकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें क्या फैसला हुआ? चलें ये तो आप बता सकते हैं ना कि अदम इत्मीनान के आप हक में हैं या नहीं, आप अदम इत्मीनान के साथ जाएंगे या नहीं? बात मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना। नहीं, मैं मेरी गुजारिश सुन ली है। पार्टी का जो इजलास हुआ था उसमें बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत सारे इशूज़ पे बात हुई, बहुत सारी शख्सियात ने उस पर अपनी रोशनी डाली, अपने ख्यालात का इजहार किया। अब फिर लंबे लबाब वही था कि इस किस्म की जितनी गुफ्तगू होगी, जितने आपके नुकात होंगे, उनका डिसीजन जो होगा वो जाके आपकी PDM में की इजलास में होगा। कुछ बातें ऐसी थी जो पार्टी ने ऐसी बातें की कि आप उस PDM के फोरम पे आप ये बातें कहिए, आप इन बातों में डिस्कस कीजिए, और वो बातें जब आप PDM का इजलास होगा, वो सारी की सारी गुफ्तगू या सारी की सारी तजावीज़ जो है वो PDM के इजलास में रख दी जाएंगी। अब PDM ने फैसला करना है कि आपने वो जो आने वाला वक्त है उस पे आपने क्या लहमामल तैयार करना है, क्या तजवीज़। चले शेख साहब, आपकी जाती तजवीज़ क्या है? रबर स्टैंप पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है, जिस पर इतने जलसे हुए, जिस पर जुलूस हुए, आप उस पार्लियामेंट को जमहूरी तरीका यही ना अदम इत्मीनान, आप जाती हैसियत से उसके हक में है या जो लॉन्ग मार्च है उसके? यकीन कीजिए, मैं दो तीन बातें मैं आपको गुजारिश कर दूं। मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस किस्म के हालात, मुल्क के अवाम के हालात मैंने कभी नहीं देखे। उसी हालात का मैं भी शिकार हूँ। यानी कि अंदाज़ा कीजिए कि किस हद तक ये हालात पैदा हो गए हैं कि मैंने कभी आज तक डिक्टेटरशिप में लोगों को पकड़ लिया जाता था, कोड़े मारे जाते थे, मतलब हर मुश्किल का था, लेकिन कभी किसी के घरों को मसमार नहीं किया जाता था। हत्ता के बहुत कुछ होता था, लेकिन इस किस्म की जो आप कहते हैं ना, वो मुखालफत में कह लीजिए या नफरत में कह लीजिए, इस हद तक नहीं जाते थे कि आप ज़ाती तौर पर लोगों को इस तरह आप उनके साथ ये रवैया अख्तियार करें। शेख साहब, हुकूमत तो इसे एहतसाब कहती है, आपकी नजर में अब आज एहतसाब का जो तरमीमी बिल था मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मुझे तो वापस ले लिया गया। अब वो जो बिल वापस लिया गया वो किस मसलहत के तहत लिया गया? अच्छा, वो आप छोड़ दीजिए उसको। आप दोनों बड़े अच्छे ज़ीरक इंसान हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़े अच्छे आप नुकात उठाते हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, मासूफ जो इस मुल्क के बदकिस्मती से वज़ीर आज़म है, इनका एक घर है ज़ुमान पाक में जो 4 कनाल पे मुहित है। उस 4 कनाल के घर को ऑन ग्राउंड किया गया, फिर उसको आनन फानन बनाया गया। मेरी इतला के मुताबिक, जो मैंने आप ही दोस्तों से, आप लोग, आपको पता है आपके तो बहुत सोर्स होते हैं ना, हम तो बिल्कुल नासमझ लोग हैं, हमें क्या पता कौन क्या कर रहा है। आप जैसे एक ज़ीरक इंसान की मैंने बातें सुनी और उन बातों से मुझे पता चला कि 12 करोड़ रुपया उस मकान पे खर्च हुआ है। अब आप अंदाजा कीजिए कि एहतसाब की बातें आप करते हैं, नारे आप लगाते हैं, लोगों को आप चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, बुरा कहते हैं। कभी आपने ये सोचा
कि जो कुछ आज आप कर रहे हैं, ये आने वाले वक्त में आप अपने लिए एक चार्जशीट मुतय्यन कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि नफरत कीजिए, आपका हक है। आप एहतसाब कीजिए, आपका हक है, आपको चाहिए करना, आपको बिल्कुल दुरुस्त करना शेख साहब, चाहिए। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आखिरी सवाल, अपने आपने आप बड़ी अच्छी बात की कि घर नहीं गिराए जाते, तो एक सानिया मॉडल टाउन हुआ था, कुछ रुकावटें ख़त्म करने के लिए बहुत सी लाशें गिरा दी गई थी, उस वक्त इक़्तिदार आपका था, तो अच्छा, क्या ये फिक्रा उस वक्त बेहतर नहीं था? मैं उस पर भी आपको उस पर भी गुजारिश करूं, आपके प्रोग्राम में कह जाता हूं, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, मेरी जिंदगी रही अगर, मैं भी सुनूंगा, देखूंगा भी, सानखिया मॉडल टाउन करने में कौन लोग शामिल थे, ये मेरी बात नोट कर लीजिए और आपको पता चलेगा कि कौन लोग शामिल थे, वो कैसे हुआ। मैं किसी की एडवोकेसी नहीं कर रहा, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन जिस शख्स को मैं जानता हूं उसका नाम है नवाज शरीफ, जिस शख्स को मैं जानता हूं उसका नाम है शहबाज शरीफ। बहुत कुछ कर लेते होंगे, मुखालफत भी करते होंगे, अपने सियासी मुखालफिन के साथ वो शायद बुरा भी करते हों, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इस किस्म के क्रिमिनल काम कर सकते हैं। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, वक्त आएगा इंशाल्लाह आपको पता चलेगा, और आप लोग ही आप प्रोग्राम कर रहे होंगे और आप बता रहे होंगे कि कैसे प्रोग्राम हुआ। सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क छोड़ जाता हूं, सानखिया साहिवाल हुआ, क्या हुआ, किसने यानी किया? इस कौम ने तो कौन था सानेहा दर सानेहा देखा है, किसने लेकिन information उसका जो नतीजा निकला, जो यार मैं सत्याग्रह वही है, तो वो बता, तो हमने देखा नहीं मैं ना। हजूर मैं यही तो बता रहा हूं कि आपकी तरह पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल करीब में, या फिर बहुत दिनों बाद कहीं ना कहीं जाकर कुछ हल निकलेगा, बेहतरी के लिए कुछ तजावीज़ दी जाएंगी और बेहतर अमल होता दिखाई देगा और तमाम सियासी जमातों की जानिब से दिखाई देगा। इसी उम्मीद के साथ शेख रोहेल असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था वो पार्लियामेंट हाउस में हुआ। तो कल इस बात पे बहस हुई कि नायब सदर मरियम नवाज साहिबा हैं और सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहबा हैं, तो उनकी मौजूदगी में मरियम नवाज साहिबा ने चेयर क्यों की। लेकिन एक बुनियादी सवाल यह है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है उसकी सदारत जो है क्या गैर मुंतखब शख्स कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर नहीं कर सकता तो इस पर एक्शन क्या होगा, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, कल बात कुछ और थी, आज बात कुछ और है, तो क्या मरियम नवाज की चेयर करने पे कोई बात उठेगी, कोई नुक्ता उठेगा, कोई एक्शन होगा? मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं, खाली एक्शन नहीं होगा, मेरे पास कन्फर्म इतला है कि इस पर बाकायदा एक नोटिस जारी होने लगा है। नोटिस यह है कि पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास बिल्कुल होते हैं, उसको पार्लिमानी लीडर ही चेयर करते हैं, लेकिन यह पहली दफ़ा हुआ है कि आप पार्लियामेंट के अंदर एक इजलास कर रहे हैं और उसको लीड करने वाली, चेयर करने वाले वो हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं और जो नाअहल हैं। देखिए, अदालत ने नाअहल करार दिया है ना, उन्हें सज़ा याफ्ता करार दिया है ना, तो अभी तक तो वो है, जब उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी जाके आगे, अभी तो उन्हें रिलीज़ किया गया इस वजह से कि उनकी वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी। इस पर एक बड़ा सीरियस जो है वो बहस शुरू हो गई है। एक तो पूछा जा रहा है कि क्या जब ये आई पार्लियामेंट में, वहाँ पर आके इन्होंने चेयर की, तो चेयर करने के बाद क्या उसका कोई एक होता है, आप पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों को लेकर जाते हैं उनके एक पासिस बनते हैं, बिल्कुल वो बना है, किसने इजाज़त दी? उसके बाद अंदर बैठ के पार्लियामेंट के खिलाफ जो गुफ्तगू की गई, अदारों के खिलाफ गुफ्तगू की गई, वो भी सारा हिस्सा बन चुका है रिकॉर्ड का। और मेरी इत्तला है कि आने वाले चंद दिनों में इस पर बड़ा सख्त एक्शन होने जा रहा है और शायद अगली दफ़ा पार्लियामानी पार्टी के इजलास में इतनी आसानी से इस तरीके की इजाज़त ना मिले। लेकिन ये तो चेयर करने की बात है ना, तो क्या अगर वो चेयर नहीं कर रही, शाहिद खाकान अब्बासी ही चेयर कर रहे हैं, तो क्या वो शिरकत कर सकती हैं अगर वो गैर मुंतखब? नहीं, बिल्कुल शिरकत कर सकती हैं। अच्छा। शिरकत पे कोई पाबंदी नहीं, आप अपने गेस्ट लेकर जाते हैं ना साथ, लेकिन देखें ना कितनी मज़े वाली बात है, आप रोजाना शोर डालते हैं वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। अब वोट किसको मिला है? शाहिद खान अब्बासी को, उसकी पार्टी ने सीनियर नायब सदर बनाया ना, अवाम ने उन्हें मुंतखब किया ना, अवामी नुमाइंदे हैं,
मुंतहिब होकर आए हैं। जब वोट को इज्जत दो का आप नारा लगाते हैं, तो जिनको वोट ने इज्जत दी है आप उनको इज्जत नहीं दे रहे। आप उनके आगे से माइक उठा के साइड पे कर देते हैं, आप खुद बड़ी चेयर पे इस तरह बैठ जाते हैं और आप फिर नारा लगाते हैं, अवाम को बनाते हैं, पागल बनाते हैं, जनाब वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। तो फिर वोट को इज्जत ये है कि जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जिनको आपकी पार्टी ने सीनियर नायब सदर बनाया, आप उनको बैठाएं, वो फैसला करें ना। ये कहां से है? अगर आप मोरूसी सियासत से बाहर नहीं निकलेंगे फिर क्यों नारा लगाते हैं वोट को इज्जत दो? देखिए आज की दो बड़ी चीजें हैं, एक इस पे ये हो रहा है यासर और बड़ा सख्त हो रहा है। दूसरा देखें आज वो जो आप ही के प्रोग्राम की, हमारे प्रोग्राम की एक खबर में जिसपे हाफिज हुसैन अहमद ने कहा, और वो जो एक पिटीशन उन्होंने दे दी है इलेक्शन कमीशन में, और आज हाफिज हुसैन अहमद ने तो एक और बड़ा इंकशाफ कर दिया। क्या? आज उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा है कि जनाब ये जो पेशावर में दफ्तर बना हुआ है ना, उन्होंने कहा उस दफ्तर की सारी फंडिंग जो है लिखा हुआ है कि वो लीबिया के सदर ने की है। उन्होंने कहा मुझे बताएं क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के या मजहबी जमातों के दफातर के ऊपर फंडिंग किसी और शख्स ने की हो? हाफिज हुसैन अहमद जुम्मेदार आदमी हैं, उस जमात के वो राब्ता सेक्रेटरी रहे हैं, उस तहरीक के अहम तरीन रहे हैं, और ये जब ये दो चीज़ें बनी और मेरी इतला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अगर कवानीन के मुताबिक वो कार्रवाई शुरू की तो फिर तो जनाब कवानीन के मुताबिक कार्रवाई शुरू की तो मौलाना के गिर्द घेरा तंग हो सकता है, मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। उनके दरीना साथी हैं, पुराने साथी हैं, किसी ना किसी हकायक की बुनियाद पर ही वो इलेक्शन कमीशन में गए होंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे सेनेट इलेक्शन में खरीद और फरोख्त के मामले पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन, खरीदो फरोख्त, हुकूमती जिम्मेदारान सर जोड़कर बैठे हैं। हुकूमती जिम्मेदारान ने ही यह बात उठाई थी कि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, शो ऑफ हैंड किया जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दिया। तो उसके बारे में अब नई स्ट्रेटेजी क्या होगी कि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो? इस पर ऑपोजिशन हुकूमत का किस हद तक साथ देगी? बहुत से हुकूमती अराकीन भी ऐसे हैं जो सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड के हामी नहीं है। उनका यही कहना है कि अगर शो ऑफ हैंड का उसूल जो है वो लागू होता तो मुस्तकबिल में भी ऐसे इकदाम करने के लिए माजी में कुछ ना कुछ तगदो की जाती रहती है। लेकिन इस वक्त हुकूमती अरकान क्या सोचते हैं, वजीर आजम क्या सोचते हैं, ये राना साहब से जानेंगे। राना साहब, सियासी मंजरनामे पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो शो ऑफ हैंड तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग रोकने में आज की जो मौजूदा हुकूमत है ये मुस्तकबिल में क्या तोहफा देगी? देखिए, मैं आपको एक बता दूं कि एक तो रिपोर्ट बनी है और हुकूमती हलकों तक ये रिपोर्ट जा चुकी है कि बलोचिस्तान और केपी के यहां पर खरीदो फरोख्त होगी। ये मैं आपको बड़ी मुसद्दका इतला दे रहा हूं, इलेक्शन का रिजल्ट आपको बता देगा। इलेक्शन का रिजल्ट आपको बता देगा कि बलोचिस्तान और केपी के में खरीदो फरोख्त के लिए पार्टियां जो है मुतहरक हो चुकी हैं, और 3 ऐसे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है बलोचिस्तान और केपी के में। या सर ये चीज़ें नोट कीजिएगा और आने वाले वक्त में आपको नजर आ जाए। उनके पास पैसा होगा, पैसे ही है ना जी, और क्या है। और वो उम्मीदवार किस तरह आएंगे? देखिए, उनका तजवीज़ कुंदा तईद कुंदा भी कोई MP होगा ना, तो इसी तरह चलेगा ना सारा सिलसिला। तो ये हो रहा है, हुकूमत के पास कितना। अब हुआ यह है कि हुकूमत ने यह फैसला किया है, KPK के अंदर तो यह फैसला हो गया है कि KPK के अंदर बाकायदा से ग्रुप बना दिए जाएंगे, और ग्रुप बनाकर उन ग्रुप्स की ड्यूटी लगा दी जाएगी मुख्तलिफ MPs पर। पहले होता था डिवीज़न की सतह पे, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, किस डिस्ट्रिक्ट के ये अरकान है, इनके ज़ुम्मे ये है, ये इसको मतलब जब तकसीम किया जाता है ना, नंबर 1 2 3, तो ये डिस्ट्रिक्ट के लोग इस तरह पहला वोट इसको देंगे, ये डिस्ट्रिक्ट के लोग पहली चॉइस ये करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट के लोग पहली चॉइस ये करेंगे। अब उन पर चेक एंड बैलेंस होगा अपनी पार्टी की तरफ से, उनके किन से रवाबत हैं, नया उम्मीदवार कौन मैदान में आ रहा है, मालदार उम्मीदवार कौन मैदान में आ रहा है। देखिए, एक आएगा ना एक कारकुन किसी जमात का, तो उसके मतलब पता होगा ये कारकुन है, इसके बाद इसने अपनी पार्टी की अहमियत, अपनी पार्टी की वफादारी, अपनी पार्टी के लोगों के साथ मोहब्बत की वजह से इलेक्शन जीतना है। अगर एक आ जाता है मालदार आदमी, तो उस पर बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये जो मालदार आदमी आया है बड़ा लैंडलॉर्ड है, तो इसने इलेक्शन जीतना है पैसों के सर पे,
15 करोड़ का वोट बिकता है, 10 करोड़ का वोट बिकता है, 20 करोड़ का वोट बिकता है, कितने का बिकता है? हम नहीं ये कह रहे कि वोट बिक रहा है, लेकिन इत्तलात है जो हमेशा माजी में कहा जाता है, जो मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं। जिस तरह बहुत से ऐसे चेहरे सामने आ जाते हैं, वो इलेक्शन जीते या हारे, जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन अचानक वो आ जाते हैं। तो अब हुकूमत ने, ये तहरीक इंसाफ ने यह किया है कि बलोचिस्तान के अंदर उनके और उनके इत्तेहादी मिलकर एक ग्रुप तश्कील देंगे। वो ग्रुप जो है उसने आज से ही काम शुरू कर दिया है। इसी तरह केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर यह नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, पंजाब के अंदर हुकूमत को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डर नहीं है। केपीके में 5 से 10% डर है, लेकिन बलोचिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि बलोचिस्तान के अंदर ये गेम बड़ी खेली जाती है। अब इन जगहों पर इन्होंने बाकायदा टीमें तश्कील दे दी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद इसको तमाम चीज़ों को देखेंगे और इनके अहम तरीन जो अरकान है, अहम तरीन, उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है। अब चेक एंड बैलेंस किस तरह होगा? अब चेक एंड बैलेंस इस तरह होगा कि मिसाल के तौर पर मैं इसे, अगर ये इलेक्शन कमीशन या कोई सियासी जमात तौहीन अदालत या तौहीन ना समझे तो बता दूं कि ये एक बेल्ट पेपर है जो प्रोग्राम बन रहा है। ये एक बेल्ट पेपर है। अगर मैं वोट कास्ट करने जा रहा हूं तो मैं वोट दिखाऊंगा नहीं, खुफिया रायशुमारी है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी निशानी ज़रूर हो जाएगी। ये बेल्ट पेपर इस तरह बंद हो रहा है, तो यासर ये इस तरह भी हो सकता है, इससे वोट कैंसिल नहीं हो सकता। कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे यह साबित होगा कि आपका वोटर जो है वो आप ही का वोटर है, ये निकलने वाला वोट जो है वो आप ही का वोट था। जो ऐसे नहीं कर, मतलब कोई एक ऐसी चीज रख दी जाएगी, उसके बाद ये भी चेक किया जाएगा इनके किन से रवाबत है। यानी पन्ना किस तरह बंद किया गया, कोई ऐसी निशानी हो जाएगी? बिल्कुल होगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, मुझे पता है इसकी कई लोग कल चीखेंगे, तरदीद करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दिन बेल्ट पेपर खुलेंगे, जब बेल्टिंग होगी, वोटिंग होगी, तो आपको नजर आ जाएगा। ये जो मैं बात वो कह रहा हूं जो मुझे एक जिम्मेदार शख्स ने कही है कि हमने इस दफा फैसला कर लिया है कि अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो बरस देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने पहले भी एक मिसाल कायम किया और तहरीक इंसाफ ने ही मिसाल कायम की है, अपने लोगों को निकाल के, उनको शोकाज नोटिस नहीं सिर्फ दिए, उन्हें पार्टी से निकाला भी, आपको पता है। तो अब भी उन्हें खदशा है। देख, इसलिए खदशा यह है कि मैंने आपको बताया कि 3 मालदार 3 अफराद जो है वो निकल आए हैं मार्केट में, उनके राब्ते शुरू हो गए हैं। जो होते हैं ना टैची केस हाथ में, वो लिए हुए बड़े बड़े टैची केस हैं जिसमें लोग समझते हैं को कंबल होगा या सूट होंगे, नहीं, वो पैसों से बड़े बड़े टैची केस हैं, संदूक हैं जो मैदान में आ गए। आज हमने किया उसे फरदौस आशा के वाहन से जब एक सवाल किया गया कि आप सेनेट इलेक्शन में क्या आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से मुतमिन है, तो पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हमारी सबसे ज़्यादा नज़र उन पर है क्योंकि उनसे बड़ा गेम चेंजर कोई नहीं है। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा, ये भी वैसे एक दाद होती है अपने हरीफ? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल होती है जी, कौन किस तरह करता है। तो यासर ये तो एक प्लानिंग हो चुकी है, ये हिकमत अमली बन चुकी है, हुकूमत ने बना लिया हिकमत अमली। हुकूमत ने बाकायदा इस दफ़ा ये नहीं है कि 25 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप होगा, इस दफ़ा 5-5 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप होगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 5-5 लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप होगा। 5-5 अफराद जो हैं उनको किन 3 अफराद के हवाले, किन 3 अफराद की ड्यूटी लगाई जाएगी कि आपने इन पे चेक एंड बैलेंस रखना है, आपकी जिम्मेदारी है ये। फिर किस तरह यकीन दहानी की जाएगी, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसमें किसी हद तक कामयाब हो जाएगी, लेकिन जो शिकारी निकले हैं उन्हें भी शिकार तो करना आता है ना। अब वो किस जमात के खिलाड़ी को शिकार कर लेते हैं, किस जमात का? मैं नहीं कहता हुकूमत का, हो सकता है अपोजिशन के भी कुछ लोग शिकार में आ जाए। हो सकता है कि जिस तरह कुछ लोगों ने कहा है कि जमात के सरबराही बेच देते हैं अरकान असम्बली को, ये तो लोग कह रहे हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अगर थानेदार टेक्नोलॉजी जानता है तो फिर चोर भी वक्त के साथ साथ जिद्दत पसंदी की तरफ चोर ज्यादा जानता है, ज़हन में रखिएगा, जितना ज्यादा चोर जानता है ना थानेदार उतना नहीं जानता। चले देखते ये है कि ये हिकमत अमली जो अपनाई गई है, जो बज़ाहिर इम्प्लीमेंटेशन तो उसका दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ग्रुप्स तश्कील दे के उन पर यह फार्मूला अपनाया जाएगा तो इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने नाराज अराकीन को मनाने के लिए इस वक्त मुतहर्रिक हो चुकी है। वो अराकीन जो पार्टी से नाराज थे, जिन्हें शो कॉज दिए गए और ये धमकी दे दी गई कि पार्टी से आप निकाल दिए गए, क्या उनको भी मनाया जाएगा? दूसरी जानिब वो हुकूमती जमात पर भी निशाना रखे हुए हैं कि कुछ इनके लोग भी तोड़ लिए जाएं सेनेट इलेक्शन के लिए। राना साहब, हुकूमत को तो बाद में रखते हैं, नाराज अराकीन को मनाने में कामयाब हो जाएंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ऐसे वक्त में कि जब रोज एक नाराज रहनुमा जो है वो वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात कर रहा है? चलें, मैं आपको एक और खबर ब्रेक कर दूं यासर। 28 अफराद हैं जिनके हवाले से नून लीग के अपने इजलास के अंदर बात हुई है कि इन 28 अफराद के हवाले से हमें शक है कि ये 28 अफराद जो हैं ये हुकूमती राब्तों में हैं, जिनमें वो 8 अरकान असम हैं वो भी शामिल हैं। और ये भी बात हुई है कि जनाब वो जो 8 शामिल हैं वो तो हम में से किसी को वोट नहीं देंगे,
बाकी जो 20 हैं अगर ये भी चले जाते हैं तो फिर पंजाब में हमारी पोजीशन क्या होगी? 28 पे निशान लग गया है। उसके बाद कहा गया कि अगर हम तादाद किस जगह की है, किस शहर की? देखें, ज्यादा है जनूबी पंजाब। सही, मैं आपको क्लियर कर दूं, जनूबी पंजाब और कुछ जो हैं इस तरफ से भी हैं। कुछ एक साहब तो ऐसे हैं जो बड़े बोलते हैं, उनके मतलब बड़े बोलते हैं, उनके मतलब कहा गया कि जनाब ये बोलते तो बहुत है असेंबली में भी, ये बोलते तो बहुत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जरा इनको तो चेक करें। ये लफ्ज़ कहा गया और वो लाहौर के साथ कोई शहर है एक, बाबा बुल्ले शाह का, बाबा बुल्ले शाह के शहर से उनका तल्लक है। चले मैं शहर का नाम ले लेता हूँ, उस बंदे तक आप पहुँच जाएंगे। उन्होंने कहा ज़रा उनको भी चेक करें ना कि वो वोट कहाँ देते हैं, ज़रा उन पर नज़र रखिएगा। ये लफ्ज़ अदा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अल्फाज जो अदा किए गए हैं कि ज़रा उन पर नज़र रखिएगा। फिर कहा गया कि साहिवाल से फ़लाँ जो शख्स है वो रात के इतने बजे फ़लाँ शख्स के घर क्या लेने गया था, फ़लाँ DPO ने उसे बुला के क्या कहा था। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मीटिंग के अंदर बातें होती हैं। तो 28 लोग जो है ना, 28 का झटका लगेगा। तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की तरफ भी राब्ता है इनका। बिल्कुल। देखिए अब हो क्या रहा है, अब नून लीग ने कहा चले हमें तो डेंट पड़ता है, कोई तहरीक इंसाफ के अंदर डेंट डाले, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर डेंट इसलिए नहीं डाला जा सकेगा कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब में बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली कर ली है। तहरीक इंसाफ सुलेमान दाऊद जो जहां डेंट डालने की कोशिश करेंगे उन्हें तो संभाला हुआ है स्पीकर साहब ने संभाला हुआ। वो भी मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटे में उसकी मुलाकात हो रही है और उस मुलाकात में सारा तय हो रहा है और वज़ीर आज़म साहब की कोई बड़ी सख्त हदायत भी आई हैं। और आपको पता है ये जो कुछ वज़रा की तब्दीलियाँ, कुछ वजारतों की तब्दीलियाँ, ये भी इसलिए रुकी हैं ना कि ज़रा सेनेट का इलेक्शन गुजरने थे। अच्छा, सेनेट के इलेक्शन के बाद बड़ा बहुत कुछ तब्दील भी होना है। तो मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि इसमें इस दफ़ा पंजाब के अंदर गैर मुतवक्को रिज़ल्ट होगा। मैंने कल भी कहा था और पहले भी कहा था और कल अशरफ अंसारी ने भी कहा था ना, जिसको हराना हो उसको इस तरह टिकट देते हैं, जिसको जिताना हो उसको किस तरह देते हैं। तो पंजाब के अंदर 4 बनती हैं मुस्लिम लीग के अपने खाते में सीटें, तो मुझे बताइएगा कितनी आती हैं। चले, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, इसलिए मैं जो 28 का आपको फिगर दे रहा हूँ ना, ये 28 की फिगर जो है सेनेट के इलेक्शन वाले दिन शाम को डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में कि कितने वोट किधर गए। ठीक, इंतजार कर लेते हैं इन 28 अफराद का कि जिनकी एफिलिएशन तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, लेकिन झुकाव सेनेट इलेक्शन में किस तरफ होता है ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, एक आखिरी इशू पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे हालिया भारत के अंदर होने वाले इकदाम पे और सिखों ने जो वहाँ पे बातचीत की है। एक आखिरी PDM पे बात कर लेते हैं। क्या राना साहब, PDM में कोई दरार पड़ रही है? हम तो कह कह के थक जाते हैं, मानने को कोई तैयार नहीं है, हमें ही बाद में इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा कि मौलाना साहब कहते हैं मुझे तो मदऊ ही नहीं किया गया फंक्शन पे। पीपल्स पार्टी के पीछे हट रही। मुझे एक बात बताएं, अगर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम में दूरियां नहीं हैं तो मुहब्बतें कहाँ हैं? चलिए मुझे मुहब्बतें बता दें ना, मुझे फ़ैसले मुश्तरका बता दें। तय जो हुआ था, मैंने अभी शेख रोहिल असगर साहब से सवाल किया था, शेख साहब ने जवाब नहीं दिया। शेख साहब दूसरी तरफ बात लेके फिर आपने भी सवाल किया, एहतसाब तरमीमी बिल वाला भी जवाब नहीं दिया। देखें, शेख साहब फिर किसी और तरफ चले गए। जो भी हमने सवाल किया, मुझे हमारे मोहतरम है जवाब इसलिए नहीं देते, और जब बाद में कहते जी मैं अपनी पार्टी के अंदर उनके क्या डिसीजन हुआ उसका भी वो जवाब नहीं देते। आप एक बात ज़हन में रख लें, मरियम और मियां नवाज, मरियम और बिलावल में राब्ता हुए कितने दिन हुए? टीवी की स्क्रीन पे कोई टिकर, कोई ट्वीट, कोई खबर, नहीं तो टेलीफोन पे राब्ता होता था, 1 मिनट से पहले खबर आ जाती थी ना। इतनी दूरियां क्यों पड़ गई? ये बहन भाई बहुत इतना करीबी बहन भाइयों वाला तल्लक था कि रोज़ाना PDM के हवाले से, सियासत के हवाले से राब्ते होते थे, फैसले होते थे, बहुत सी चीज़ें होती थी। मैं आज आपको बता देता हूँ, आज मरियम के करीबी लोगों ने कहा कि बीबी आप शादी पे जा रही हैं कि नहीं जा रही? उस पर उन्होंने कहा जी अच्छा, उनसे भी बातचीत हुई, सोचेंगे। उन्होंने कहा नहीं जा रही, मेरी मसरूफियत हो सकती है, मुझे नहीं पता वो जा रही हैं कि नहीं जा रही, कि मेरी मसरूफियत हो सकती है, मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है 30 तारीख को। क्या 30 तारीख को लाहौर में कोई जलसा है? क्या 30 तारीख को लाहौर में कोई बड़ा इज्तिमा है? क्या 30 तारीख को आरियाँ पार है? अगर नहीं है तो फिर उनका ना जाना, और अभी तक बिलावल की बात पर कोई बड़ा ऐसा सरप्राइज भी बिलावल की तरफ से ना आना कि जनाब मैंने जो बात कह दी है तो मरियम ने उसकी तस्दीक या तईद कर दी है, नहीं हुई है ना। इसलिए कि मरियम नाराज़ है और मरियम ने मियां नवाज शरीफ को कहा है
कि जनाब ये गलत हो रहा है। और मरियम ने ये बात मौलाना फजल रहमान को की। चले मैं आपको कर बता दूं, आज मौलाना फजल रहमान का आसफ अली जरदारी साहब से 2 दफ़ा रब्ता हुआ है और उन्होंने आसफ अली जरदारी साहब से कहा है कि जनाब ये आप करने क्या जा रहे हैं। आप अगर तहरीक में इत्तेमाद लेकर आनी आपने, तो आपने हुकूमत के अंदर से किस किस को तोड़ा है, कौन कौन हुकूमती शख्सियत आपके साथ मिल चुकी है, कौन सा हुकूमती दरा आपके साथ मिल चुका है, और आप हमें इत्तेमाद में क्यों नहीं लेते। मुस्लिम लीग नून आपसे नाराज है, ये मौलाना साहब के अल्फाज हैं। आज मौलाना ने किया, अब कल हो सकता है कल मरियम का राब्ता हो जाए इस सारी गुफ्तगू के बाद, हो सकता है मौलाना का मदऊ कर लिया जाए और बात यहीं पे खत्म हो जाए। लेकिन सवाल ये मामला आप मुझे यासर, मैं फिर वही कह रहा हूं, मुझे बताया ना ये 4 दिन या 6 दिन से कौन कोई आपको पता है ना, पहले साबका दिनों में आप देख लेना, मरियम बिलावल राब्ता, आसफ अली जरदारी, मरियम राब्ता, आसफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ राब्ता, ये सारी चीजें होती थी। हम इकट्ठे जिएंगे। हमें ये कहा जाता है कि आप बाल की खाल उतारते हैं, लेकिन सवाल ये निशान तो फिर है कि अगर खाल नहीं उतारते, हम वो हकीकत सामने ले आए ना। मैं तो कह रहा हूं, कह दें कि बिलावल भुट्टो ने जो कहा कि तरीके में इत्तेमाद लाएंगे, मुस्लिम लीग नून उसकी हमायत करती है। उन्होंने कहा जी पीडीएम में जाके फैसला होगा। जब इतना तल्लुक होता कह देना, फिर अगर पीडीएम में फैसला होगा तो बिलावल पीडीएम का हिस्सा है, उसे पीडीएम का इंतजार करना चाहिए। मरियम को भी पीडीएम का हिस्सा है, उसे भी पीडीएम के फैसलों का इंतजार करना चाहिए, खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। जब एक पार्टी बड़ी अपनी राय देती है तो वो अपनी राय को मनवाती है। क्या नहीं मनवाया बिलावल ने अपनी राय को? सेनेट इलेक्शन लड़ने का नहीं मनवाया, ये जो इलेक्शन सिमनी इलेक्शन लड़ने का नहीं मनवाया। तो फिर वही सवालिया निशान है ना कि जब आपका एक मौकिफ मजबूत है और उसकी एग्जीक्यूशन भी हो सकती है, तो फिर उस पर इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता? ये एक बुनियादी सवाल है। ये हम नहीं करते, जिसको कहते थे आप, ये उसी हम पे आप नहीं सेनेट करते। इलेक्शन ये लड़ने जा रहे हैं। अवाम की तरफ से एक सवाल ले लीजिए, जिनको राम करने की आप कोशिश की, जिनके सामने आपने 26 निकाती एजेंडा रखा और अब उस एजेंडे पे अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, भारत के अंदर किसान रहनुमाओं का और का एहतजाज और दिल्ली के अंदर जो आज हंगामा हुआ, उस हंगामे पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, किसानों को बेशुमार धमकियां दी गई, किसानों के एहतजाज पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया, दिल्ली आने से उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन किसान दिल्ली में एंटर हो गए और लाल किले पर कब्जा जमाने के बाद वहां पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया, जो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। मेड इंडिया की बात हो रही है। M फॉर मोदी, A फॉर अमित शाह और D फॉर डोवल। यानी ये वो असबियत है जिसकी बुनियाद पे तासुब को जन्म दिया गया और किसानों के खिलाफ एहतजाज किया गया। आज किसानों की जानिब से जो कुछ होता रहा, जो रिपोर्टेड फिगर है वो तो 83 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जो जख्मी हैं, लेकिन राणा साहब के पास अनरिपोर्टेड भी खबर होगी, क्योंकि ये तो वो सरकारी सतह पर रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नुकसान इससे ज्यादा है। राणा साहब से जानेंगे। राणा साहब, आज भारतीय किसानों ने ये साबित कर दिया है कि अगर जम के वो किसी एक एजेंडे पे खड़े हैं, मकसद पे खड़े हैं, जाने दे देंगे। आज भी जान दी गई है, जाने दे देंगे, लेकिन मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। उसका अमली सबूत देखिए। या सर, पहले ये फुटेज देख लें, मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस फुटेज को देख के। ये भारतीय सुरमाए हैं। पहले अच्छा ना, मैंने दूर से इस तरह लगा जिस तरह बंदर नहीं होते, बंदर वो देखे ना गिरते हैं नीचे, उछलांगे लगाते हैं, नीचे चने पड़े होते हैं वो खाने के लिए। ये आप गौर से अगर दूर से देखें तो बंदर ही लगेंगे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये भारतीय शहर दिल्ली के अंदर लाल किले की फसील है, जिसके ऊपर से पुलिस एहलकारों ने छलांगे लगा के अपनी जान बचाई। और छलांगे लगाई। हुआ क्या, जब पहला सिख किसान शहीद होता है, मार दिया जाता है, उसके गर्दन पे गोली लगती है, सर पे गोली लगती है, उसके बाद आपको पता है, मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं, ये क्यों हुआ है सब। 6 ऐसी लाशें मिलती हैं जो बिल्कुल दिल्ली के बाहर एक वीराने से मिलती हैं। जब वहां पे वो लाशें किन की हैं, वो बेचारे उन्हीं लोगों की थी जो रात के वक्त वहां पहुंच गए थे। उनको कत्ल करके वहां फेंक दिया जाता है और उनकी लाशें जो है, उनका जो जिस्म है, उस पर कितने जख्म होते हैं और उसके ऊपर क्या लिखा होता है, उसके ऊपर जो RSS का है उसका एक नारा लिखा होता है, यानी किसके साथ, खंजरों के साथ मारने के बाद। जिसके बाद वो फौरी तौर पर जब सिख बरादरी जितनी है उसको ये इत्तला मिलती है, फिर वो निकलते हैं। उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि हम लाल किले में जाएंगे, तो लाल किले में जब वो दाखिल होते हैं, आंसू गैस की शैलिंग, आपको पता है ये तो रात से जारी है,
शदीद शेलिंग हो रही थी, सिखों को घरों में महसूर कर दिया गया था। जो वहाँ पे बेचारे सिख इनके साथ थे, हिंदुओं के साथ थे, जो परेड देखने आए, उन पर भी बेइंतहा तशद्दुद किया गया। तो जिसके बाद फिर सिख जो है, आपको पता फिर सिख हैं, तो सरदार जी का टाइम जरा 12 बजे, तो सरदार जी ने फिर 12 बजे के बाद जो होता है दमादम मस्क अंदर हो गया। और फिर ये जो किले से छलांगे लगा रहे हैं, 300 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं। 300 से ज्यादा? जी बिल्कुल 300 से ज़ायद। 83 है अभी। नहीं 83 तो वो है ना जो इन्होंने अनाउंस कर दिए सरकारी इसलिए रिपोर्टेड, आपको पता वो इसलिए कि वहां पे ज्यादा ना हो। आप यही देख लें, ये बंदर की तरह जो नीचे गिर रहे हैं, तो ये क्या आपका क्या हाल, नीचे कोई फॉर्म पड़ा हुआ था? तो ये किले की मैंने तो आपने शायद आपने भी किला देखा है कि नहीं, मैंने ये लाल किला देखा हुआ है, इसकी दीवार बड़ी ऊंची है। तो ये वहां से भाग रहे, फिर उसके बाद अंदर जो इनको मार पड़ी, सारा कुछ हुआ। इस वक्त जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त असल खूनी खेल शुरू हो गया। लाल किले के इर्द गिर्द का तमाम एरिया जो है उसकी लाइट बंद कर दी गई है, बिजली बंद कर दी गई है। फौज को वहां कहा गया है, फौज का बहुत बड़े दस्ते वहां पे आगे। मैं एक और खबर आपको ब्रेक कर दूं, ये आपको हमने नाजरीन जो है वो इस बात को मैं जो बता रहा हूँ नाम, फौज को जब वहां किया गया तो फौज के अंदर चूंकि एक बगावत थी, या सर कर्नल सरदार गाबू सिंह, कर्नल जे रामी सिंह, कर्नल राजू फतेह सिंह, ये जो है ये सारे वो लोग थे जो जिनकी जो सिख रेजिमेंट है ये, और 44 यूनिट और 68 यूनिट, 44 यूनिट और 68 यूनिट, ये वो लोग हैं जो अब सिखों की हमायत में आ गए। ये 2 यूनिट, और मैंने उन फौजी अफसरान के नाम ले दिए हैं, और मैं भारतीय हुकूमत को, भारतीय मीडिया को चैलेंज करता हूं कि इसको गलत साबित करके दिखाएं। ये लोग अब वहां पर अपने सिख भाइयों की मदद के लिए वहां पे आना शुरू हो गए। अब वहां पे एक नई लड़ाई शुरू होने लगी है कि सिखों को अगर मारते हैं तो ये सिख फौजी जो 44 और 68 रेजिमेंट के हैं, ये और इनके जो बड़े हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये वहां पे खड़े होकर स्टैंड ले लेंगे, और ये फौज के अंदर फौज वर्सेस फौज वहां पे एक बड़ा फड्डा शुरू हो सकता है। अब इन्होंने क्या किया है कि उनके आने से पहले ये ऑपरेशन दिन की रोशनी में होना था। अब इन्होंने इस वक्त जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इन्होंने दिल्ली में लाल किले के इर्द गिर्द तमाम बिजली बंद कर दी है, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है। अब वहां पर ये एक ऑपरेशन होने लगा है। उस ऑपरेशन में ये चाहते हैं कि उन फौजियों के आने से पहले चूंकि ये सारे फौजी जो थे, ये वो रेजिमेंट थी जो कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में जिन्हें इन्होंने तैनात किया हुआ था, अब वहां से वो लोग निकल पड़े हुए हैं। अब वो कितनी देर में पहुंचते हैं, उन्होंने अपना एक मैसेज भी इनको सिख अपनी जो बरादरी है उनको दे दिया हुआ है। अब उसके बाद ये चाहते हैं उनके आने से पहले गोलियां चले, लाशें गिरे। इस वक्त 13,000 RSS के गुंडे जो हैं वो पुलिस और फौज के साथ किले के इर्द गिर्द मौजूद हैं। घरों को चेक किया जा रहा है, किले के अंदर जो सिख मौजूद हैं उनको पकड़ने के लिए कहा गया है कि उनके पुणे जिंदा बाहर ना निकलने दिया जाए। ये लफ्ज अदा किए गए हैं। ये कार्रवाई कितने दिनों तक चलेगी? क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में ये सिख हैं, इनको मुंतशिर करना भी शुरू कर दें तो कमो बेश 2 से 3 दिन तो लग जाएंगे। या सर अब तो ये घर घर लड़ाई शुरू होगी। अब एक शहर दिल्ली क्लियर कर लिया, उसके बाद बाकी शहर, अब जिस शहर में जो मौजूद होगा वहां पे ये लड़ाई शुरू होगी। आप मुंबई के हवाले से भी बता रहे थे, मुंबई महाराष्ट्र से बहुत बड़ा जुलूस मुंबई की सड़कों पे मौजूद है, हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि अब ये भारत का कोई एक सूबा, कोई एक शहर ऐसा नहीं बचेगा जहां पे ये सब कुछ नहीं हो रहा होगा। ये सब कुछ होगा। देखें, जब आप खौफ खत्म कर देते हैं ना, यही खौफ था ना, सुबह से आपने शेलिंग की, बंदा मारा, उसके आपको पता जिसको मारा उसकी लाश अभी वहीं भी पड़ी है, और उसको मारने वाला कोई और नहीं था, एक बहुत बड़ा ऐसा अफसर था जिसे बहुत कट्टर हिंदू कहा जाता है, जिसे कहते थे कि ये ड्यूटी पुलिस की नहीं करता, ये RSS की ड्यूटी करता है। उसने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, मार दो, उसे मार दिया गया। अब एक लाश तो वो है जो सामने आ गई, 6 लाशें वो हैं जो एक खेतों से मिली, 2 लाशें वो हैं जो इससे पहले थी, 125 अफराद वो हैं जिनके हवाले से आपको पता हरिस्टन तहरीक के जो रहनुमा हैं उन्होंने खुद अपने जो खिताब किया वो उसमें कहा। और कल तो पूरी दुनिया के अंदर इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। आपको पता है कि दिल्ली में लाखों घर हैं सिखों के, तमाम घरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तमाम घरों में। जिन इलाकों में सिखों की तादाद ज्यादा है वहां पर तो बचत है। जिन हिंदू इलाकों बस्तियों में सिख थोड़े थे उनकी दुकानें लूट ली गई हैं, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, खवातीन की अस्मत दरी की जा रही है। इसी तरह नजर आ रहा है जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान बनते हुए ये सब कुछ हुआ था, इस तरह लग रहा है कि वैसे चल रहा है। और अब ये आग बुझने वाली नहीं है, ये आग जल पड़ी है, चलेगी। अब जो सिख
इसमें बगावत करेगा ना अपनी बरादरी के खिलाफ, अब उसका भी एहतसाब होगा। राना साहब आगे बढ़ते हैं। सिखों की ये जो तहरीक है, सिखों के ये जो मकासद हैं अपनी बेहतरी के लिए, अपने हुकूक की जंग लड़ने के लिए, वो उसमें कामयाब हो और हम ये चाहते हैं कि अमनो आश्ती से ये मामला हल हो। लेकिन अगर मोदी हुकूमत सफाकाना तरीका ही अपनाएगी तो जमहूर कब तक जुल्म बर्दाश्त करेंगे? राना साहब, ये तो है अंदरूनी तौर पे। अब ये जो बॉर्डर पे चक्कर चल रहा है चाइना के साथ और फिर से जंग में इजाफा होना शुरू हो गया और खदशा फिर से पैदा होना शुरू हो गया है कि चाइना के साथ हो सकता है मामलात मजीद खराब हो जाए। सकम बॉर्डर पे जिस तरह की मुठभेड़ देखने में आई है, उसका नतीजा क्या निकलेगा? ये कहीं और के नहीं है, ये जनाब वो सूरमे हैं जिनको मार पड़ी है चाइनीज़ के हाथों में। ये देख रहे हैं तादाद इनकी, ज़रा इनकी तादाद देखें कितनी है। तो ये भारतीय मीडिया जो छुपा रहा था कि जनाब वहाँ पे जो झड़प हुई है उसमें कुछ नहीं हुआ, तो ज़रा ये स्क्रीन पे ज़रा देखें कि ये वो ज़ख्मी हैं सारे कि जिनको चाइना के हाथों मार पड़ी है, चाइना के हाथों, किसी और के हाथों नहीं। अब किस किस जगह पर ये बचेंगे? कितना झूठ जो छुपाने की कोशिश करेंगे, कितना झूठ बार के झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे इनका मीडिया, इनके सारा कुछ जो कि कहाँ तक ये करेगा। अब 3 महाज है जहाँ पे भारत को शिकस्त हो रही है, सरहदी महाज पे, अंदरूनी महाज पे और उसके बाद बैरूनी महाज पे। कनाडा का वज़ीर आज़म ने आपने देखा क्या स्टैंड ले लिया, बरतानिया में क्या स्टैंड ले लिया गया, अब पूरी दुनिया के अंदर क्या स्टैंड ले लिया गया। पार्लियामेंट में भी तो डिसइंफो लैब पे ले लिया ना। तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? अब बड़ा थोड़ा वक्त है। मैं समझता हूं कि भारत जो टूट रहा था वो अब टूट गया है, पहले रहा था अब टूट गया है। अब ये जो आज जो हुआ है, अब मुझे बताएं, खालिस्तान तहरीक का परचम दिल्ली के ऊपर लहराना, कहा था उन्होंने हम लहराएंगे, लहरा दिया। आपको नजर आया लोग घोड़ों पे, जिस तरह पहले वक्तों में हम जंगें देखते थे, अर्तुगुल में देखते थे वो झंडा लेके भागते थे, तो आज भी आपने सिख देखा ना किस तरह झंडे लेके भाग रहे हैं, किस तरह वहां पे जा रहे हैं। और उन्होंने आज कई जगहों पर तिरंगा जो है ना, भारतीय तिरंगा, वो नीचे फेंका गया है, कई जगहों पे नीचे फेंका गया है। जब आप रियासती धौंस जो है वो जुल्म जबर और सफाकाना तरीके से इम्प्लाई करेंगे तो फिर दूसरी जानिब उसका रद्द अमल तो आएगा, और रद्द अमल इसी तरीके से आता है। मोदी हुकूमत को इस बात का इदराक हो चुका होगा कि जिस तरीके से हमने इन किसानों पर धौंस जमाने की कोशिश की थी, ये कोई आसान काम नहीं है। अगर ये अपनी तहरीक को खालसा तहरीक का नाम दे रहे हैं और केसरी मार्च का नाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि मुकद्दस रास्ते की तरफ ये गामजन है। नालाज स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।